हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा के अंतर्गत जो एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, उसके पीटी एग्जाम्स की तैयारी हम लोग इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। देखिए, अभी तक तो मैं बिहार विधान परिषद के एएसओ को फोकस कर रहा था, अभी भी उसके रिगार्डिंग मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। अब तो उसका अगला चरण जो होगा वह मेंस होगा। लेकिन अगर हम लोग बिहार विधानसभा की बात करें तो उसके अभी पीटी एग्जाम्स होंगे। पीटी एग्जाम्स का डेट के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि कोई ऑफिशियल जानकारी इसके रिगार्डिंग है नहीं। तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे के या फिर कोई एक डेट बता के, टेंटेटिव डेट बता के मैं आप लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता हूं। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, जिस भी सोर्स से आपको मिलता है, बेहतर लगता है, आप उसके साथ जुड़े रहिए। तो प्रैक्टिस सेट में मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1, तो इस प्रैक्टिस सेट 1 में 2 सब्जेक्ट्स होंगे, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। तो आज की वीडियो में जनरल नॉलेज के जो सेशन है उसमें हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम के पार्ट रह चुके हैं, और डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो कि इक्लिप्स एजुकेशन के नाम से है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले विधान परिषद के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं दे देता हूं। जो कैंडिडेट मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वह हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उस पर मैंने कुछ मॉडल सेट अवेलेबल करवाए हैं मेंस के रिगार्डिंग, जो कि आपको आंसर राइटिंग में बहुत मदद मिलेगी। इस लिंक पे आप लोग क्लिक करके वहां ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर दीजिएगा और फिर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपका पेमेंट जब कंफर्म हो जाएगा तब फिर उसके बाद आपका ज्वाइन रिक्वेस्ट जो है वह एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और वहां से आप क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी स्टडी मटेरियल है या उसका लिंक मैंने दे दिया है, चैनल का ऑफिशियल नेम एएसओ मेंस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट 1, जो कि बिहार विधानसभा का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आप लोगों को पता होगा, यह बहुत ही चर्चित एक घटना थी हमारे इतिहास में। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आप लोग को दे देता हूँ। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इसे काला कानून भी कहा जाता था। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। तो इसके बारे में आप लोगों को बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में पता ही होगा, ये किस तरीके से लागू हुआ था, इसमें क्या क्या घटना हुई थी। अमृतसर में जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था वह इसी के अंतर्गत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? तो वर्ल्ड बैंक आप लोगों को पता होगा, यह एक बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन हम लोग इसे एक नाम जानते हैं, वर्ल्ड बैंक। लेकिन वास्तविकता में वर्ल्ड बैंक कई सारे संस्थाओं से मिलकर बनी हुई है। यह क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से किन किन को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। फिर दूसरा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तीसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और चौथा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर 1 ABC, यानी कि इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये 3, इनके अलावा 2 और मिलके वर्ल्ड बैंक का गठन करती है। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है यह खुद की एक अलग से संस्था है। यह दोनों एक ही साथ, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों एक ही साथ स्थापित की गई थी। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, और कौन कौन सी संस्था है जो इससे मिलकर बनाती है। टोटल 5 संस्थान मिलके वर्ल्ड बैंक का निर्माण करती है। सबसे पहला है IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर दूसरा है आपका IDA, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फिर तीसरा है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि IFC। चौथा है मीगा, यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और सबसे लास्ट है ICSID, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका हिंदी में मतलब होता है निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वह जुलाई 1944 में हुई थी, यानी कि 1944 में ब्रेटन वुड कन्वेंशन के तहत वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, यह हो सकता है एग्जाम का पार्ट बने क्योंकि यह भारतीय मूल के हैं, और इनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा जी अभी वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉलिटी से। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति आती है।
तो यह क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह जो पावर है, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी विवाद होते हैं उस विवाद को निपटारा करने के लिए यह शक्ति जो प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट, वो किस तरीके की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, यानी कि अंडर इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट को कई सारे पावर हैं, ओरिजिनल, एपिलिएट, एडवाइजरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन। तो यह जो केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का निपटारा करती है सुप्रीम कोर्ट, यह इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अब चलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यह जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, यह अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आती है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन एक अलग अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, एडवाइजरी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल। तो 131 में किस तरीके का निपटारा कर सकती है? जो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है तो वह ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत ही सॉल्व होगी सुप्रीम कोर्ट के, या फिर दो या दो अधिक राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है वो भी एक अनुच्छेद 131 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा निकालेगी। यह अधिकार केवल कानूनी अधिकारों से संबंधित मामलों पर लागू होता है, ना कि राजनीतिक विवादों। और इस तरीके के जो विवाद होते हैं जो मैंने डिस्कस किया, भारत सरकार या फिर कोई भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य के बीच में विवाद होता है, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो रहा है, तो उसमें क्या है, इस प्रकार के जो मामले हैं वह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई निचली कोर्ट में और फिर उसके बाद वह ऊपर जाएगा, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का अगर कोई विवाद होता है तब वह दाखिल किया जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? देखिए क्वेश्चन कई सारे लोग देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि आंसर्स जो हैं, ऑप्शंस, इसमें किसी भी इंसान का नाम नहीं दिया गया है, कोई भी पर्सनालिटी का नाम नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ पार्टी का नाम दिया गया है। जबकि हमने पढ़ा है संविधान में कि जो संविधान सभा का विचार रखने वाले जो व्यक्ति थे वह एम.एन. रॉय थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पार्टी का दिया गया है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है, जो ऑप्शन में दिया गया है और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने रखा था। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा पर विचार रखा था। अब स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में किया था। मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन हुआ था 1906 में। कांग्रेस पार्टी आप सभी को पता होगा कि 1885 में इस पार्टी का निर्माण हुआ था। और सर्वदल सम्मेलन क्या है? 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना थी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में आयोजित की गई थी। तो यह कोई एक पार्टी नहीं है, बल्कि यह जैसा लिखा हुआ है द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, यानी कि सर्वदल सम्मेलन, यह 1928 में महाराष्ट्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखिए यह भी इकोनॉमिक्स से है। बैंक दर का तात्पर्य उस ब्याज की दर से है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। जो वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक देता है। ऑप्शन 2, जो बैंक कर और अग्रिम पर प्रभावित करता है। जो बंद पत्रों पर देय होता है, बॉन्ड्स यानी कि बंद पत्र यानी बॉन्ड्स, और जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सुरक्षा के ऋण प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह बैंक दर मतलब क्या होता है? बैंक दर एक ऐसी दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, अगर इंडिया में हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा जो केंद्रीय बैंक है वह आरबीआई है। तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक, जिस भी बैंक में लेन देन हम लोग जो रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हैं वह वाणिज्यिक बैंक होती है। जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को बिना किसी सुरक्षा के ऋण प्रदान करती है तब वह बैंक रेट के बेसिस पे करती है। अब आप लोगों ने 2 वर्ड सुना होगा, एक तो बैंक रेट, दूसरा होता है रेपो रेट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए बैंक रेट और रेपो रेट दरें लगभग समान होती हैं। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जब एक निजी बैंक को यानी कि वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है, जिसके लिए जो वाणिज्यिक बैंक है उसको ब्याज दर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। अंतर दोनों में बेसिकली क्या है? जो रेपो रेट है वह शॉर्ट टर्म लोन के लिए दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई वाणिज्यिक बैंक है, सपोज करिए एसबीआई को शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत है, तब वह आरबीआई से लेगी। आरबीआई से कुछ पैसा ले रही है एसबीआई, तो आरबीआई क्या करेगा? उस पैसा पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा जो कि रेपो रेट होगा, लेकिन यह शॉर्ट टर्म मतलब कुछ दिनों के लिए। लेकिन वही चीज़ एसबीआई अगर आरबीआई से एक लंबे समय के लिए लेती है, मतलब उसकी ज़रूरत काफ़ी लंबे समय के लिए है,
तब वह बैंक रेट के दर से देगी। बेसिक डिफरेंस यही है, और इसमें सिक्योरिटी नहीं लिया जाता है वाणिज्यिक बैंकों से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट इज फॉलोड एज अ कन्वेंशन। मतलब कि यह संविधान में मेंशन नहीं है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसे अपनाया जाता है, इसे माना जाता है। तो वह क्या है? चलिए अब हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए, वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, यह तो मेंशन है। मंत्रिपरिषद में भारत में सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। ऑप्शन डी हम लोग देखते हैं, अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन कर सकता है। तो यह क्वेश्चन बेसिकली यह पूछ रहा है कि उसका संविधान में मेंशन कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसे मानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों की एक परिषद होगी, इसे ही मंत्रिपरिषद बोला जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान स्वयं मंत्रिपरिषद को मान्यता देता है। तो ये तो बात है कि हाँ मंत्रिपरिषद ये होना चाहिए, लेकिन इस चीज यह मेंशन नहीं है कि मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री आते हैं वह भारत के सभी भागों को रिप्रेजेंट करे, प्रतिनिधित्व करे। तो इसीलिए यह आंसर जो है सही होगा। अब मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ और जानते हैं। इनकी नियुक्ति जो होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वे भारत के प्रधानमंत्री के साथ निचले सदन यानी लोकसभा की कुल ताकत का कुल जो भी उसका कैपेसिटी है उसका 15% हिस्सा बनाते हैं। मंत्रिपरिषद का साइज जो है वह लोकसभा के टोटल सीट के 50% होना चाहिए। 50% से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एम.एन. रॉयज इमिग्रेंट कम्युनिस्ट मैगजीन? तो इसका राइट आंसर होगा द वैनगार्ड। वैनगार्ड जो है एम.एन. रॉय जी के द्वारा लिखी गई थी। महेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम था। यह 20वीं शताब्दी के भारतीय क्रांतिकारी, दार्शनिक और कट्टरपंथी कार्यकर्ता और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। एम.एन. रॉय जो थे मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि ताक्सन समूह के संस्थापक थे। 1922 में उन्होंने उनकी जो पत्रिका थी द वैनगार्ड वह प्रकाशित हुई थी 1922 में, द वैनगार्ड। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार डॉक्टर एम.एन. रॉय द्वारा सामने रखा गया था, जो कि 1934 में भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी थे। तो देखिए इसमें हम लोगों ने पर्सनालिटी के में किसी इंसान के बारे में देखा कि उन्होंने संविधान सभा का विचार पहली बार रखा था, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि कौन सी पार्टी ने, तो उन्होंने वह पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। आप दोनों कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों क्वेश्चन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। तो यह पूछा जा रहा है कि यह किस शासनकाल में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी? तो इसका राइट आंसर होगा मराठा प्रशासन में। तो अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसने मराठा साम्राज्य का प्रशासन किया था। यह मराठा नेता शिवाजी द्वारा 1674 में यानी कि 1674 में स्थापित एक प्रशासनिक और सलाहकार परिषद थी। 8 अधिकारियों को पेशवा, आमत्य, वाक्यानवीस, सामंत, सचिव, पंडित राव, सर ए नबूत और न्यायाधीश कहा जाता था। तो इसीलिए इसमें टोटल 8 मेंबर्स होते थे और इसका नाम था अष्टप्रधान। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या फिर सह्याद्री? तो इसका राइट आंसर होगा अजंता। अजंता पर्वत श्रृंखला जो है भारत में केवल एक राज्य में ही फैली हुई है। अजंता पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र के भीतर ही फैली हुई है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पाया जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने। वर्तमान पश्चिम बंगाल जो कि भारत में स्थित हुगली वास्तव में 16वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में उपस्थिति स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्तियों में से एक थी। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं।
येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है, यानी कि एक वस्तु है जिसे येलो केक बोला जाता है और उसकी तस्करी बेसिकली सीमा पार, बॉर्डर के पार उस पार होती है। तो वह येलो केक बेसिकली है क्या? ये तो एक कोड नेम हो गया इस तरीके का आम बोलचाल में, लेकिन वो एक्चुअल साइंटिफिक है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड आमतौर पर येलो केक के रूप में जाना जाता है। वह एक ऐसा पदार्थ है जिसे सीमाओं के पार तस्करी की जाती है, क्योंकि इसमें परमाणु हथियार बनाने में उपयोग किए जाने वाले जो एक आइसोटोप होते हैं U-235, यह एक आइसोटोप है। इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। यह यूरेनियम ऑक्साइड में पाया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर चीज़ों के लिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना। तो यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिस्ट्री में कोई ना कोई इवेंट हुए हैं, उसे बस आपको सही ऑर्डर में कि कौन सा जो ये है इंसिडेंट वह पहले हुआ है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो नीचे कूट दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि पहले क्या हुआ है, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग 1905 में हुआ था। उसके बाद है फिर ऑप्शन ए, लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता जो है वह हुआ था 1916 में। फिर है रॉलेट एक्ट, तो अभी हमने पढ़ा, यह हुआ था 1919 में। और इन्फोर्समेंट ऑफ डायरकी, यानी कि द्वैध शासन का प्रवर्तन, तो यह भी 1919 में हुआ था। लेकिन यहाँ देखिए बहुत क्लोज डिफरेंस है। रॉलेट एक्ट और द्वैध शासन का प्रवर्तन, यह दोनों 1919 में हुआ था। तो पहले कौन हुआ था 1919 में? तो रॉलेट एक्ट, क्योंकि यह हुआ था 18 मार्च को, और द्वैध शासन का जो इन्फोर्समेंट हुआ था यह दिसंबर में किया गया था, इसीलिए यह तीसरे स्थान पे है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ठक्कर बाबा ने। ठक्कर बप्पा भी उन्हें बोला जाता है, जिन्हें भाव लोखंडे के नाम से भी जाना जाता था। वह 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आदिवासी शब्द गढ़ने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। ठक्कर बप्पा एक समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए काम किया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यह एंशिएंट हिस्ट्री से है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो एक सिद्धांत होता है उसका प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, या महायान शाखा ने, या फिर हीनयान शाखा ने? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म ने। देखिए बेसिकली अनुव्रत क्या है? अनुव्रत की अवधारणा की वकालत जैन धर्म ने की थी। जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, जो कि यदि एक भिक्षु द्वारा पालन किया जाता है तो उसे महाव्रत कहा जाता है, और यदि एक गृहस्थ अनुयायी द्वारा पालन किया जाता है तो इसे अनुव्रत कहा जाता है। जैन भिक्षु जो है 5 मुख्य व्रत लेते थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शुद्धता, और अपरिग्रह यानी कि अशुद्धि। तो बेसिकली यह आपने समझ लिया कि अनुव्रत और महाव्रत क्या होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने की कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होती है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, उसके बाद हम लोग, क्या एक मुस्लिम राष्ट्रीय राजनीतिक दल थी, या फिर रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, या फिर पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, यानी कि इन सारे ऑप्शन में से कोई भी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि लोकसभा की इलेक्शन होती है, उसमें जो पार्टी कंटेस्ट करते हैं उसे ही नेशनल पार्टी बोला जाता है, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सब जो है मुख्य नेशनल पार्टी है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वह, मतलब 3 शर्त में बताता हूँ, 3 शर्त में से किसी एक को भी वह पूरा कर लेते हैं। सबसे पहला शर्त क्या है? पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीतती हैं, या फिर लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 राज्यों में 6% वोट्स मिलते हैं, और इसके अलावा यह किसी भी राज्य या राज्यों से 4 लोकसभा सीटें जीतती हैं। यह दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा क्या है? एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली हुई है, तभी वह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाएगी वह पार्टी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि खो देता है, तो उसका अर्थ है कि, यह क्वेश्चन काफी
अच्छा है। जब ये क्वेश्चन मैं सेट कर रहा था तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। ये मैं डिस्कस करूँगा तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट। इफ अ कैंडिडेट डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट लूजेज हिज डिपॉजिट अमाउंट, इट मीन्स, देखिए बेसिकली जो ये जमानत राशि होती है, जमानत राशि हम लोग आम बोलचाल में बोल देते हैं कि अरे वो नेता को इतना वोट भी नहीं मिल पाएगा, उसका तो जमानत भी जब्त हो जाएगा। लेकिन यह क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले, मतलब कि वह कैंडिडेट जो है इलेक्ट हो गया है, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में, मतलब इलेक्ट होने के बाद वह इलेक्शन जीत गया है, लेकिन फिर भी उसका जो जमानत राशि है उस वह खो देता है। तो इसका बेसिकली अर्थ क्या है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं। मतदान बहुत कम हुआ है, या फिर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था। तीसरा क्या है? निर्वाचित प्रत्याशियों को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी। या फिर ऑप्शन डी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए बेसिकली जमानत राशि एक प्रत्याशी कब खोता है? जब वह चुनाव में डाले गए टोटल जो वैलिड वोट्स होते हैं, वैध वोट, उसके 1/6 से कम वोट उसे अगर मिलता है तब वह जमानत राशि खो देता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि उम्मीदवार जीतता है फिर भी अपनी जमानत राशि खो देता है। इसका अर्थ यही है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या कुल वोटों के 1/6 से कम थी। मतलब कि कोई एक क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट वो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन के लिए, उस सीट के लिए। लेकिन क्या हुआ, जो एक कैंडिडेट जीता, कोई ना कोई एक कैंडिडेट तो जीतना है, ऐसा नहीं कि सबके सब हार सकते हैं, कोई एक कैंडिडेट जीता, लेकिन फिर भी वह जमानत राशि क्यों खो दिया? क्योंकि वहाँ जो टोटल वोट्स होते हैं, वैलिड वोट्स, जो वोट्स पड़े हैं और वो वैलिड हैं, उसके 1/6 से भी कम जीतने वाले कैंडिडेट को वोट प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में उसका जो जमानत राशि है वह जब्त हो जाता है, यानी कि वह खो देता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, जमनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह, यह सही है। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, यह भी सही है। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, यह भी ऑप्शन सही है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज बेसिकली ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में इसकी स्थापना की थी। यह समाज जो है सत्य शोधक समाज, यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया, वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि की थी। इसके अलावा इसका प्राथमिक जो ध्यान महाराष्ट्र में दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और समर्थन पर था इस समाज का। तो चलिए, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कॉटन? मतलब कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। चलिए इसे एक बार हम लोग मैप से देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न, देखिए ये इंडिया का मैप है, यह नॉर्थ हो गया, यह ईस्ट, वेस्ट और यह साउथ। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कहने का मतलब कि ये जो रीजन हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। और जो राज्य सबसे ज़्यादा कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है वह है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। और गुजरात जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, सुख मृत्यु यानी कि यूथेनेसिया को वैध करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। बेसिकली नीदरलैंड 1 अप्रैल 2002 को सक्रिय इच्छा मृत्यु, देखिए जो यूथेनेसिया होती है वह दो तरह की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। जो सक्रिय इच्छा मृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों को वैध करने वाला दुनिया का पहला देश बना था नीदरलैंड 1 अप्रैल 2002 को। बेसिकली यह है क्या? यूथेनेसिया तो रोगियों के लिए सक्रिय रूप से सुधार की जब कोई संभावना नहीं होने के साथ असहनीय पीड़ा होती है, उसे समाप्त करने के लिए इसे चुना गया था। इच्छा मृत्यु दर्द और पीड़ा को खत्म करने के लिए जानबूझकर जीवन को समाप्त करने का यह एक अभ्यास है। अलग अलग देशों में इच्छा मृत्यु के अलग अलग कानून हैं। तो अब आप कमेंट करके बताइएगा, इंडिया में यूथेनेशिया
लीगल है या नहीं है, मतलब इससे मान्यता प्राप्त है या नहीं है। इसके बारे में जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो आप कमेंट में दे सकते हैं। जनरल नॉलेज का स्टैटिक पोर्शन जो है उसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, मतलब कि यह रीजन पूछ रहा है, वह क्षेत्र पूछ रहा है कि किस क्षेत्र से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल से। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरीय मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाता था, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के माध्यम से। तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, जिन्हें जेसोर और खुलना, जो कि अविभाजित बंगाल का एक हिस्सा था, उसके वहां से उन्हें नामित किया गया था, जोगेंद्र नाथ मंडल जी को। उन्होंने अपनी सीट का त्याग दिया ताकि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वह 296 सदस्यीय संविधान सभा का हिस्सा बन सके। इसीलिए वह पश्चिम बंगाल से चुने गए और बाद में संविधान के जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष भी बने थे। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा जनरल नॉलेज का स्टैटिक पोर्शन। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए पेरिस ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अगला जो ओलंपिक है वह किस देश में होगा, जो करंट हुआ है 2024 में उसमें भारत की क्या पोजीशन रही है, मतलब कितने रैंक रहा उनका पदक तालिका में, और कितने गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, टोटल मेडल भारत ने कितना हासिल किया, इसमें टॉप कंट्री कौन थी। तो ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। और ध्वजवाहक भी उद्घाटन समारोह में, फिर समापन समारोह में भी ध्वजवाहक के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, यानी कि पीवी सिंधु और शरद कमल। तो पीवी सिंधु आप सभी को पता है यह एक बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, और शरद कमल ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यह तो हुआ उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक। अब एक होते हैं मशाल वाहक। तो मशाल वाहक जो थे वह अभिनव बिंद्रा थे, और यह एक समर ओलंपिक था। ओलंपिक बेसिकली दो टाइप के होते हैं, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। तो यह जो पेरिस ओलंपिक है यह समर ओलंपिक था, और यह जुलाई से अगस्त 2024 में संपन्न हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस रूसी पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो देखिए यह ऑप्शन में मैंने जानबूझ के इस तरीके का रखा है कि यह सारे जो अवार्ड्स हैं यह मोदी जी को मिल चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें पहले ये देखना है कि जो रूसी राष्ट्रपति हैं उन्होंने कौन सा अवार्ड मोदी जी को दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले। अब बाकी अवार्ड के बारे में हम लोग देख लेते हैं, या किस देश द्वारा प्रदान किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ लेनिन नाइल यह इजिप्ट का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह भी नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। फिर ऑप्शन सी है निशान इजुद्दीन, यह मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह भी इन्हें प्राप्त हुआ है। और सबसे लास्ट में है ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो, यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो ये भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुका है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। महिला एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया था? तो देखिए इस तरीके के जो अवार्ड्स होते हैं, महिला एशिया कप या फिर अंडर 17 वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप, इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। देखिए जो हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप या फिर आपका T20 वर्ल्ड कप या फिर ICC वर्ल्ड कप, ये सब तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सभी कोई को पता होता है। लेकिन ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक होते हैं, जैसे महिला एशिया वर्ल्ड कप, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, ये सब जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, उन पे लोग ध्यान नहीं देते। तो मैं अपने वीडियो में कोशिश करूंगा उन्हीं सब टॉपिक्स पे क्वेश्चंस रखने का। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका ने यह महिला एशिया कप का खिताब 2024 यह अब पहली बार इन्होंने अपने नाम किया है, ये फर्स्ट टाइम था। और यह जो फाइनल खेला गया था इंडिया के अगेंस्ट, जो कि 28 जुलाई को संपन्न हुआ है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर? तो इसका राइट आंसर होगा 29 जुलाई। 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब बाकी बचे हुए ऑप्शंस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को CRPF की स्थापना दिवस मनाई जाती है, और 29 अगस्त को ये सभी कोई को पता होगा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे। टाइगर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में।
देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था वह 1973 में स्टार्ट किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड यह भी हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इंडिया में किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1973। यह उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी स्टार्ट की गई थी। टाइगर सर्वे रिपोर्ट 2022 में आई है, जिसमें टोटल टाइगर जो हमारे देश में है, इंडिया में, वह है 3682 और मैक्सिमम टाइगर जो है वो है आपका एमपी में। एमपी में जो कुल बाघों की संख्या है वह है 785। तो यह फिगर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है यह भी क्वेश्चन आए। टाइगर सर्वे रिपोर्ट 2022 था, उसमें उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में टाइगर्स की संख्या कितनी है। तो 3682, अगर यह पूछा जाएगा कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है, तो वह है एमपी, मध्य प्रदेश, और बाघों की संख्या है टोटल 785। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25, जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग देखते हैं। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा संतोष कुमार गंगवार जी। तो संतोष कुमार गंगवार जी वर्तमान में झारखंड के नए राज्यपाल हैं। इससे पहले कौन थे? सीपी राधाकृष्णन। अब बाकी बचे हुए ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल, यह मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, यह मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल है। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 1 जनरल नॉलेज का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब जस्ट नेक्स्ट डे मैं लाऊंगा प्रैक्टिस सेट 1 का जनरल साइंस का, उसमें 15 से 20 मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ विधान सभा जो है उसकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, और यह सीरीज कंटिन्यूड रहेगी। इसकी पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।